हेलो एंड वेलकम टू बियॉन्ड द थ्रो पावर्ड बाय पीटीसीएल एंड यूफोन। मैं हूं रोहा नदीम। आज हम जिस चैंपियन से बात करने जा रहे हैं उन्होंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के अपनी अनलिमिटेड पोटेंशियल के थ्रू एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा और दुनिया में, पूरी दुनिया में लिटरली झंडे गाड़े हैं। मियां चन्नू से इनका ताल्लुक़ है और इनकी कहानी हम इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। मैं बात कर रही हूँ अरशद नदीम की, हु इज़ वंस अगेन ऑन हिज परस्यूट टू द ओलंपिक्स टू विन अ मेडल फॉर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम अरशद, वेलकम टू बियॉन्ड द थ्रो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी किया है और अब आप वहाँ पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं एक बार फिर। कैसा फील कर रहे हैं और तैयारी के बारे में क्या बताएंगे? थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो अभी तैयारी माशाल्लाह स्टार्ट की है, क्योंकि मुझे पीछे इंजरी हुई थी नी की, तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह कवर किया है। तो अभी माशाल्लाह जो तैयारी है वो बड़ी अच्छी जा रही है। और आपने इतने बड़े इवेंट के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेपरेशन का क्या तरीका होता है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटा कोई स्टेज तो है नहीं, ओलंपिक्स हैं, इसकी सालों की तैयारी होती है, प्रेपरेशन होती है। अगर आप इसको समराइज़ करें कि कैसे आपने इतने बड़े इवेंट के लिए तैयारी की? आज बिल्कुल जैसा कि 4 साल बाद ओलंपिक्स होती है, जैसे कि टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी 2020 में, उस वक्त कोविड भी आ गया था और फिर उन्होंने मजबूरन जो है वो 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स हुई थी। तो इसी तरह 2024 में पेरिस में ओलंपिक्स हो रही है। तो उसके लिए जैसे अनाउंसमेंट होती है तो उसी तरह फिर अपना जो एथलीट्स हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है किसी एथलीट का कि वो ओलंपिक में क्वालिफाई करे? हर स्पोर्ट का कोई अलग होता है, जैवलिन का क्या है? आज बिल्कुल हर गेम्स का, और जैसे कि एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स हैं और इसमें मैं अपनी बात करूंगा कि उन्होंने एक टारगेट दिया होता है कि आपने ये पे ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई करना है। तो मेरा जो था वो 85 मीटर था। 85 मीटर की थ्रो? जी ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पीछे वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप हुई थी हंगरी बुडापेस्ट में, वहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। वहाँ पे मैंने थ्रो की थी 87.82। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिल्वर जीता था और मैंने पेरिस ओलंपिक्स के लिए डायरेक्ट क्वालिफाई किया था। अच्छा, हम सबको आपकी जर्नी के बारे में, जो आपको फॉलो कर रहे हैं, जब आपने मेडल जीता, कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड आपने बनाया गोल्ड मेडल में, वहाँ से लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू किया। आपका नाम पाकिस्तान में तो सब जानते ही थे, बट एक इंटरनेशनल स्टेज पे जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो गोल्ड मेडल जीता, वो जो विजुअल्स थे, जब आपको पता लग गया कि नाउ आई हैव मेड अ रिकॉर्ड, 90 मीटर्स का बैरियर आपने क्रॉस किया, साउथ एशिया में पहले एथलीट जिन्होंने ये एजाज़ हासिल किया, उसके बाद गोल्ड जीता, और गोल्ड जीतने के बाद वो जो मनाजिर थे जो हम टीवी पे देख रहे थे, उसके पीछे की जो कहानी होती है, जो स्ट्रगल होती है, या जो एक पूरी जर्नी एक एथलीट कवर करता है उस स्टेज तक, वो बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन आपके बारे में एक और बात है जो शायद ज़्यादा लोग ना जानते हों, कि जैवलिन में आने से पहले आपने क्रिकेट से शुरू किया था। ये कैसे, आपने ट्रांजिशन कैसे किया फ्रॉम बीइंग अ क्रिकेटर टू बिकमिंग अ जैवलिन थ्रोअर? आज बिल्कुल मैंने ऑल पंजाब जो है मैंने क्रिकेट खेली और माशाल्लाह मेरी बड़ी अच्छी गेम थी क्रिकेट की। एज ए मैं बॉलिंग करता था, तो बस क्रिकेट खेलते खेलते फिर एथलेटिक्स में आया। वो इस तरह आया कि बड़े भाई जो थे मेरे, वो एथलेटिक्स की गेम करते थे, तो उन्होंने कहा कि यार आप इतनी मेहनत करते हो, तो अक्सर जैसे कि आप टीम की तरफ से जाते हो तो उसमें मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ज़्यादा वर्क होता था, तो हम अक्सर मैच जो आसानी से जीत जाते थे। और जिस दिन मैं उस टीम में नहीं होता था तो मेरे ख्याल में वो जो मैच था वो अक्सर हम हार भी जाते थे। तो इसी तरह बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि यार आप छोड़ें क्रिकेट और आप ऐसी गेम करें जिसमें आप माशाल्लाह, जैसे क्रिकेट में बड़ी आप जान लगाते हो, जैसे बॉलिंग भी करते हो, ऑलराउंडर था मैं, तो आप एथलेटिक्स में आ जाएं, क्योंकि बड़े भाई तकरीबन यही कह लें आप। तो भाई कहते थे कि यार आप एथलेटिक्स में आए, क्योंकि वो भी यही गेम करते थे। बड़े भाई थे वो शॉट पुट की करते थे, और छोटे भाई जो थे वो जैवलिन थ्रो करते थे। इसमें काफ़ी इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स में। तो फिर मैं क्रिकेट छोड़ के फिर मैं एथलेटिक्स में आया। ये 2012 की बात है, जब मैं अपना क्रिकेट छोड़ के एथलेटिक्स में आया। तो स्कूल लेवल से मैंने स्टार्ट की, मेरे ख्याल में 6ठी 7वीं क्लास में था जब मैंने ये एथलेटिक्स की गेम स्टार्ट की।
खेला मतलब आपने सब कुछ है, लेकिन फाइनली जैवलिन थ्रो के स्पोर्ट में जो है वो आपको लगा कि नहीं, यहाँ तो कोई चक्कर है, यहाँ तो मैं बहुत बहुत बेहतरीन प्लेयर बन नहीं, सकता अगर हूँ। देखा जाए तो एथलेटिक्स में भी माशाल्लाह मैंने तकरीबन 8-10 इवेंट्स किए हैं, जिसमें आप समझ लें कि जैवलिन थ्रो तो मेरा मेन ही था, और इसके साथ साथ मैंने शॉट पुट भी किया है, डिस्कस थ्रो भी किया है, हैमर थ्रो की, और इनके साथ साथ मैंने लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, अच्छा, वाह। हाई जंप और 100-200 मैंने रेस भागी हुई है, रिले रेस भी मैंने भागी हुई है, और मैं बेस्ट एथलीट रहा हूँ ज़िले लेवल पे, सॉरी डिवीज़न लेवल पे। अच्छा अच्छा। तो उस वक्त मेरे ख्याल में मेरी स्कूल की तरफ से मैं अकेला था और एक लड़का और था, साथ था मेरे, वो 100 मीटर की मेरे ख्याल में रेस करता था। तो हम 2 ही एथलीट जाते थे, और तो इसी तरह फिर मैं बेस्ट एथलीट रहा मैं 2 साल। तो वहाँ से फिर थोड़ा सा हाईलाइट हुआ, और पंजाब की तरफ से फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मेरे ख्याल में इवेंट्स खेले। पंजाब में तो पोजीशन इतनी नहीं लगती थी, लेकिन मैं थ्रो में जो है ना वो पोजीशन ले जाता था। आपने जब मुझे अपनी जर्नी का बताया, वो पॉइंट आपको याद है जब आपको लगा या आपके करीबी किसी को लगा कि ये प्रो लेवल मतलब ओलंपिक लेवल जैवलिन थ्रोअर बन सकता है, ये कोई आम अब ये हॉबी या शौक नहीं रहा, या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये अब वो पॉइंट कब आया आपकी लाइफ में? आज बिल्कुल जैसे कि भाइयों ने स्टार्ट करवाया, तो फिर मैंने जैसे हाईलाइट हुआ थोड़ा सा कि मैंने डिवीज़न लेवल पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हर इवेंट्स में। तो उस वक्त जो मेरे बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब हैं, उनका नाम उनका तल्लुक़ मियां चन्नू से ही है, तो उन्होंने फिर मुझे वहाँ से पिक किया कि इनकी माशाल्लाह हाइट अच्छी है और बॉडी भी अच्छी है, और परफेक्ट जो है वो जैवलिन थ्रोवर ये बन सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आप सारे इवेंट्स छोड़ दें और आप जैवलिन थ्रो में आ जाएं। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे जैवलिन थ्रो पे लगाया। और ओलंपिक्स का ख्वाब कहाँ पे आया आपको? ओलंपिक्स का ख्वाब मुझे आया 2019 में। 2019 में? तो ये तो इतना पुराना ख्वाब नहीं है, ये तो बड़ा रीसेंट ख्वाब है आपका, क्योंकि आपने मेरे ख्याल है साउथ एशियन जो मेडल जीता था पहले आपने, उसके बाद फिर आपने क्वालिफाई किया था टोक्यो के लिए। आज बिल्कुल वो इस तरह था कि जैसे कि मैंने स्टार्ट की एथलेटिक्स में आया, फिर मैंने 2012 से 15 तक मैंने ऑल पंजाब खेला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीता भी, और उसके बाद इंटर बोर्ड भी मैं खेला, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह जीता। फिर मैंने 2015 में मैंने वापडा ज्वाइन कर ली। अच्छा। तो वहाँ से फिर मेरा जो है ना वो नेशनल लेवल से मेरा आगाज़ स्टार्ट हुआ। और थोड़ा सीरियस फिर आप आई थिंक उससे पहले ही, क्योंकि आपने अपने लिए एक पाथ बना लिया हुआ था कि मैंने इसी पाथ पे चलना। क्योंकि 2012 से मैंने जब स्कूल लेवल से स्टार्ट किया, तो उस वक्त इतना गोल नहीं था, वो यही था कि मैंने पंजाब लेवल पे खेलना है, एक नाम थोड़ा सा बनाना है। उसके बाद जब मैं वापडा में आया, तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं यार, मैं जो है ना वो इंटरनेशनल लेवल पे मैंने पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, लेकिन किसी की भी एथलीट की जर्नी, एथलीट क्या किसी भी प्रोफेशनल आप फील्ड में आए, तो जब आपने इस लेवल तक पहुंचना होता है तो वहाँ तक का सफ़र स्ट्रेट फॉरवर्ड तो होता नहीं किसी का भी, कुछ ना कुछ बीच में हर्डल्स आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लोग भी बहुत आपको अजीब अजीब मिलते होंगे कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, ये कर लो। मैं जो है ना वो चीज़ों से दूर ही रहता हूँ। अगर किसी ने बोला भी है तो कह देते हैं ठीक है यार, अल्लाह ताला आपका भला करे। आप खुश रहें, है हाँ ना? जी, आप खुश रहे, हमारी खैर है, हमारी खैर है। हम ये जो गुस्सा है ना ये गेम में निकाल लेंगे। ये बात आपने, ये मैं इसी पे आना चाह रही थी कि जो एक बड़ी एग्रेशन दिखानी पड़ती है व्हेन यू आर रनिंग, आप जब अपना वो रन अप कर रहे होते हैं, उसके बाद आप थ्रो के लिए जाते हैं, और उसके अंदर एक एग्रेशन आना, आपने वो कहाँ से आपके अंदर आती है कि यू नो एक कुछ करके दिखाना है, यू नो वो दरअसल ये होता है कि जैसे हमारी ट्रेनिंग बड़ी टफ होती है, जैसे कि हमने तकरीबन कोई एक दिन में हमने 5-6 घंटे जो है ना वो ट्रेनिंग करनी होती है। तो वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो उसके बाद जब कंपटीशन आता है, तो वो चीज़ें जब हम देखते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत की है, अगर इधर आके हम परफॉर्म ना करें तो सारी मेहनत जो है ना वो ज़ाया जाएगी। तो वो चीज़ें जो मेहनत की होती है, हमने ट्रेनिंग की होती हैं, वो वहाँ से जाके फिर वो खुद ही जो है ना बॉडी के अंदर आ जाती हैं। तो वहाँ पे बस आपने ये नहीं कि आपने गुस्से के साथ करना है, मेरे ख्याल में दुनिया में कोई भी आप काम करेंगे उसके साथ साथ आपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। अगर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ गुस्से के साथ करेंगे, तो वो भी काम आपका ठीक से नहीं होगा। तो इसलिए आपको दिमाग के साथ भी काम लेना पड़ेगा, होश के साथ भी। तो ये तो फिर जाके जो है ना वो कंपटीशन में आप कम्पीट कर सकते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह करता हूँ। अरशद, आप जब पहली बार इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए गए थे,
वो कब था? मेरा पहला इंटरनेशनल कंपटीशन था 2016 में, इंडिया गुवाहाटी में साउथ एशियन गेम्स हुई थी। अच्छा, इंडिया आपका पहला दौरा था पहला जो दौरा था मेरा। इंटरनेशनल था। तो जब आप पहली बार मुल्क से बाहर गए और इंटरनेशनल, उसके लिए कोई कभी होता है ना इंसान को कि फर्स्ट टाइम आप बाहर जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, कैसा मुल्क होगा, कैसे लोग होंगे, कैसे तैयारी की आपने उस माइंड सेट में? अच्छा, दरअसल मेरा जब से मैंने गेम स्टार्ट की है और अब तब से लेकर अभी तक भी जो ना मेरा माइंड यही है कि बस अगर पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं तो कुछ करना है। ये नहीं कि यार हम जा रहे हैं कि बात ठीक है बाहर जाके घूमना है फिरना है, नहीं। अभी भी मैं जाता हूँ तब भी मेरी यही थे, दिमाग में यही चलता कि यार अभी मैं, जब मैंने वापडा ज्वाइन की उसके बाद फिर मेरा माइंड सेट हुआ कि यार अल्लाह ताला ने मुझे जॉब दी है तो इसके ज़रिए जो है ना वो पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते थे कि यार आप में टैलेंट है, आप माशाल्लाह ये कर सकते हैं। तो वो चीज़ें बस वो दिमाग में रखी तो उसको लेके चला हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज अल्लाह ताला ने एक वर्ल्ड में नाम दिया है। तो पहला मेरा कंपटीशन 2016 में था इंटरनेशनल। उससे पहले जो है ना वो मेरा यादगार कंपटीशन है जो मेरा नेशनल चैम्पियनशिप हुई इस्लामाबाद में। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, जब मैं वापडा में भर्ती हुआ तो वो भी 2015 की बात है। तो तब उन्होंने ट्रायल्स रखे कि आपके ट्रायल्स हैं। तो उस वक़्त मैंने ट्रायल्स दिए तो मेरी 56 मीटर थ्रो मैंने की ना। तो जो विनर लड़का था उसकी 64 मीटर थ्रो थी। तो मुझे पूरी वापडा ने कहा कि यार नहीं, इसकी तो 56 मीटर थ्रो है तो ये तो बहुत कम है ना। तो वो कह रहे थे कि इसको जॉब नहीं हमने देनी, वो नहीं रख रहे थे। खैर मैंने उनको एक टारगेट दिया, मैंने कहा कि आप ऐसा करें कि आप मुझे कोई 1 मंथ जो है ना वो मुझे ट्रेनिंग करवाएं, इधर मैं ट्रेनिंग करूँगा। जो मेरे कोच थे वो वापडा में फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब, वो मुझे ट्रेनिंग करवाते थे। तो मैंने उनको बताया कि मुझे 1 माह दे दें, उसके बाद मैं इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट दूंगा। तो वो कह रहे कि यार इस तरह के बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे गए कि हमें चैलेंज दें, हमें टाइम दें, हमें, तो हम आपको कुछ करके दिखाएंगे। लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा, आप 1 माह दें, उसके बाद आपने ट्रायल्स रखने हैं तो मैं इंशाल्लाह जीत के दिखाऊंगा। कहते चलो ठीक है, 1 माह भी गुजर जाएगा, 1 माह आप ले लें। तो मेरे ख्याल में 20-25 दिन बाद इन्होंने ना जो ट्रायल्स रख दिए थे, वो मैंने ट्रायल्स दिए तो मैंने माशाल्लाह उस ट्रायल्स में 65 मीटर थ्रो की, वो मैं ट्रायल्स जीत गया। और पूरी वापडा पीछे के इसने क्या कर दिया है, 1 माह में क्या हो गया ऐसा? हाँ, इसको नहीं, इसने जो कहा है वो करके दिखाया है। 1 माह मांगा है हमने, 20-25 दिन बाद ट्रायल्स रख दिए। तो इन्होंने ट्रायल्स दिए हैं तो 56 मीटर से 65 मीटर थ्रो की है, तो बड़ी बात है। उस वक़्त सिर्फ एक वापडा के अंदर ही नाम मेरा थोड़ा सा मशहूर हुआ कि यार वो लड़का है, उसने 1 माह मांगा है लेकिन हमने 20-25 दिन बाद ट्रायल्स रखे, वो माशाल्लाह जीत गए। तो उस वक़्त फिर वो पूरी वापडा के हमें डॉक्यूमेंट्स दें, हमें दें, हमें दें। तो उस वक़्त मैं वापडा लेस्को को डॉक्यूमेंट्स दे चुका था। तो इसी तरह फिर मेरा आगाज़ हुआ। तो उसके बाद हमारी इंटर यूनिट थी, जैसे कि वापडा की इंटर यूनिट होती है, तो वो भी मेरे ख्याल में कोई 20 दिन बाद थी। फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग की फ़याज़ हुसैन बुखारी साहब के पास। तो ट्रेनिंग में कोच मुझे जिस तरह की भी ट्रेनिंग करवाई, मैंने कभी उस कोच साहब को ये नहीं कहा कि सर ये आप गलत करवा रहे हैं, ये सही करवा रहे हैं। मैंने उनको फॉलो करना होता है। तो जब कंपटीशन आ जाता है फिर कोच को मैं कह देता हूँ कि अभी आप सर देखना है, जब मैं गलत करूँगा फिर आपने बताना है, अगर सही कर रहा हूँ तो फिर आपने नहीं बताना। कहते ठीक है। तो फिर वो ट्रायल्स इसीलिए मैं 65 मीटर करके वो जीत गया था। तो सेम वैसे ही हुआ। हर किसी की अपनी टेक्निक होती है ना, जो उनके लिए काम कर रही है, क्यों चेंज करें, क्यों आप उसको नहीं, वो टेक्निक की आप बात नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं कि आपकी माइंड की होती है कि अगर आप कंपटीशन कर रहे हैं, पीछे से आपको कोच बुला रहा है या कोई भी एनीवे आपको पीछे से कोई कह रहा है कि यार ये आप बाजू ऊपर करें, नीचे करें, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हाँ, वो फिर माइंड थोड़ा सा उधर भी चला जाता है। क्योंकि कंपटीशन के दौरान तो आपने जो ट्रेनिंग की होती है ना, वो वहाँ पे खुद ही जो चीज़ें ना वो मैनेज हो जाती हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से की हो तो। बिल्कुल। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग में कोच साहब की हर टेक्निक, हर ट्रेनिंग को फॉलो करता था, तो वही अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन में करता था। ज़बरदस्त। तो इसी तरह मैंने 65 मीटर थ्रो की, तो कोच साहब ने फिर मुझे शाबाश दी कि वेल डन यार, आप कंपटीशन खेलते हो। तो सेम वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी वापडा के जब कंपटीशन हो रहा था तो वहाँ पे मैंने 69 मीटर थ्रो की और पूरी वापडा में जीत गया। वाह।
उसके बाद फिर मैं तकरीबन जैसे कि पाकिस्तान में जितने भी सरकारी अदारे हैं उनको पता चला गया कि यार पाकिस्तान में एक थ्रोवर आया है, वो 2 माह के है कोई, ये कौन है ये 2 माह के अंदर अंदर इसने 69 मीटर थ्रो कर दी है और उसने कहा है कि मुझे टाइम दे। उसने टाइम मांगा है, उसने मेहनत की है और जो उसने टाइम मांगा है, जो उसने कहा है वो उसने करके दिखाया है। बिल्कुल। तो वहाँ पे फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा सा हाईलाइट हुआ। तो मेरे ख्याल में फिर कोई 1.5-2 माह बाद हमारी नेशनल चैम्पियनशिप थी इस्लामाबाद में। वो फिर मैं वापडा के अंदर आ गया। वापडा लेस्को को मैंने डॉक्यूमेंट्स दे दिए, तो इन्होंने कहा कि आपकी जॉब पक्की है। मैंने कहा चलो ओके हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने जो ना वो मेहनत जारी रखी। मैंने कहा अभी अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है, मेहनत कर रहा हूँ, तो अभी इंशाल्लाह जो है ना वो पाकिस्तान का चैम्पियन बनना है। कहीं ना कहीं आपको ये फील हुआ शुरू में ख़ास तौर पे कि नहीं यार यहाँ पे मेरा बनता था थोड़ा सा हाईलाइट होना या आगे आना, मुझे शायद वो तवज्जो नहीं मिल रही जो क्रिकेटर्स को मिलती है। मेरी ख्वाहिश थी कि चलो मैं क्रिकेट तो नहीं खेल पाया, आगे नहीं बढ़ सका, तो मैं एथलेटिक्स को आगे लेके चलूँ। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता होगा, जब आप उन्हें बताते होंगे कि मैं जैवलिन थ्रो करता हूँ, उनको आइडिया भी नहीं होता होगा ये कोई स्पोर्ट भी है। और जैसे मैं बताता था तो वो आगे से बोलते थे जैसे पंजाबी तुसी कह लो कि तू यार सोटा सिट है और इस तरह बात करते थे। तो उनको मैंने बताना कि यार इसको ना आप उर्दू में नेज़ा कह सकते हैं, सोटा तो कुछ और होता है ना, वो कहता सोटी सिटनी है जी, ये मुंडा सोटी सिटता है। और मैं उनको बताना यार ये सोटी नहीं सिटता, इसको आप नेज़ा कह सकते हैं। फिर बाज कर कहते हैं कि यार नेज़ा बाजी, मैंने कहा सिर्फ नेज़ा बाजी नहीं, सिर्फ आप नेज़ा बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको जैवलिन कहते हैं। तो इसलिए भी अभी भी लोग बाजगार होते हैं कि उनको ना नाम नहीं बोलना आता। जैवलिन थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो वो फिर दूर से इशारा करते हैं, सर वो आप वो ये नहीं फेंकते। मैंने कहा जी जी मैं यही फेंकता हूँ क्योंकि इसका एक्शन यूं करके है ना, आपने शोल्डर के ऊपर से फेंकना होता है। हाँ। तो फिर उसको नाम उनको तो आता नहीं है, फिर वो इशारा करते हैं। फिर आप बताते हैं उसको उनको कि जैवलिन कहते हैं। हाँ मैं उनको बताता हूँ कि जैवलिन कहते हैं। बाज़ उनसे ये नाम नहीं लिया जाता, तो फिर उनको आसान लफ्जों में मैं बता देता हूँ कि इसको नेज़ा। चलिए यहाँ तक तो पहुँच गए हैं। हाँ यहाँ तक अब आगे भी अल्लाह करे कि याद भी हो जाए इंशाल्लाह। अब जब नहीं अभी तो माशाल्लाह बड़ा हाईलाइट हो गया, अब बहुत सारे लोगों को पता चल गया कि जैवलिन है। शुरू की मैं बात कर रहा हूँ कि उस वक्त जिन लोगों को पता था कि यार ये जैवलिन क्या है, तो फिर उनको नाम नहीं बोलना आता था। फिर वो इशारे से कहते थे कि सर आप वही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे पहचाना। तो फिर वो कहते थे कि यार ये वही है, बात कर कहते थे ये वो नहीं है। तो जब बैठे थे तो कहते चलो हम पूछ लेते हैं कौन सा, ये हम खा जाएंगे। तो जब पूछते थे उन्होंने इशारा करना, सर आप वही हैं। मैंने कहा हाँ मैं वही हूँ। तो इस तरह जो है ना वो लोगों को पता चला कि ये जैवलिन थ्रो क्या है। कभी आपको किसी और प्लेयर के साथ किसी ने कंफ्यूज कर दिया कि अच्छा ये आप वो तो नहीं है, कोई क्रिकेटर हो गया या कोई? अक्सर अभी मैं आउट ऑफ कंट्री में जाता हूँ तो जो गोरे हैं वो मुझे पहचानते कि ये जैवलिन थ्रोवर है। तो बस उसी से अभी अल्लाह का शुक्र है कि अभी हर बंदे को पता है, अभी हर बंदा पहचानता है। ज़बरदस्त। नहीं ये बात आपकी बहुत खूबसूरत बात है कि आहिस्ता आहिस्ता पहचान भी बन रही है, ना सिर्फ आपकी पहचान बल्कि ये जो स्पोर्ट है जिसको आपने इतनी खूबसूरती से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसकी प्रमोशन के लिए जो आप काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर बहुत सारे लोगों को नहीं पता। और जो यंग जो बच्चे हैं जो ट्राई करना चाह रहे हैं, जिनका क्रिकेट में शौक़ नहीं है या जो किसी और स्पोर्ट में ट्राई करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी एक ये न्यू चीज़ है। तो आपको ही देखेंगे, फॉलो करेंगे और आपकी जर्नी से बहुत इंस्पिरेशन मेरा ख्याल है वो लेंगे। अब आप क्योंकि ओलंपिक्स भी जा रहे हैं और आपने अपनी तैयारी की बात की, तो अब तो खैर आपके लिए बड़ा रूटीन हो गई है ये कि आपने अगले कंपटीशन की तैयारी करनी है। अब आप पेरिस जा रहे हैं, फ्रेंच वगैरह सीखी है कोई, या बस वहाँ जाके भी ज़रा गूगल करेंगे? नहीं अगर इस चीज़ों में आप पढ़ जाएँ तो मेरे ख्याल में आप फिर गेम से थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। मैं जब भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपटीशन के लिए गया हूँ इंटरनेशनल, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो हमारे पाकिस्तान में वापडा का हो, तो मेरा फोकस पूरा गेम पे होता है। अच्छा वहाँ जाके, क्योंकि पेरिस में तो वहाँ पे तो ज़बान, इवन जब आप टोक्यो गए थे वहाँ पे भी आपको लैंग्वेज का तो बड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा। लैंग्वेज का इंग्लिश तो हर कोई नहीं बोलता। हाँ बिल्कुल ऐसे लैंग्वेज का काफ़ी प्रॉब्लम बनता है, लेकिन वो जैसे कि पाकिस्तान में यार वो आप यूँ तो नहीं फेंकते तो फिर इशारे से काम चल जाता है। आपके साथ जो टीम है आई एम श्योर जाती होंगे ऑफिशियल्स वगैरह,
बड़ा सपोर्ट करते होंगे। इनके अलावा और क्या चीज़ होती है जो एक एथलीट को इन बड़े कॉम्पिटिशन्स में सपोर्ट करती है? क्योंकि एक अगर हम सेक्टर देखें पाकिस्तान का जो कॉरपोरेट का सेक्टर है, हमने अभी बात की कि अक्सर तवज्जो क्रिकेटर्स पे रहती है या क्रिकेट की स्पोर्ट पे रहती है। आपको एज एन एथलीट कितना सपोर्ट मिला है कॉरपोरेट सेक्टर, ख़ास तौर पे पीटीसीएल और यूफोन जब आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ये प्रोजेक्ट और ये आपका ये ख्वाब, बल्कि आपका तो नहीं, हम सारे पूरे मुल्क का ख्वाब है ये कि पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिले और आप वापस आएँ, और इसके ऊपर क्या कहेंगे? कॉरपोरेट सपोर्ट कितना इंपॉर्टेंट है एक एथलीट के लिए? आज बिल्कुल जैसे आप बार बार क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में हर सिटी जो बिग सिटी है उसमें क्रिकेट का एक अलग सा ग्राउंड है। तो इसी तरह एथलेटिक्स है, एथलेटिक्स में मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में अभी तक एक प्रॉपर कोई ग्राउंड नहीं है। जैसे कि अभी पंजाब स्टेडियम है, वहाँ पे फुटबॉल भी खेल रहे हैं, कबड्डी भी खेल रहे हैं, तो वहाँ पे हर गेम ही हो रही है, तो बड़ी प्रॉब्लम बनती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो है ना वो एथलेटिक्स, जैसे अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और मेरे पीछे और भी जो है यूथ है या नौजवान है वो भी इस गेम में आए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। अभी एक दो लड़के गए भी इंटरनेशनल खेल के भी हैं जैवलिन थ्रो में। पहले तो मेरे ख्याल में एक लड़का ही बड़ी मुश्किल से जाता था इंटरनेशनल खेलने। तो अभी अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो इस फील्ड में आए हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की फैसिलिटी जो है ना वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, ताकि एथलेटिक्स है, इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, तो हम एशिया लेवल पे जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे पास एक प्रॉपर जो है वो ग्राउंड एथलेटिक्स का जो है ना वो प्रॉपर एक अलग ग्राउंड बन जाए। तो और ये स्पॉन्सरशिप कितनी ज़रूरी है? जैसे कि स्पॉन्सर है, क्रिकेट को हर प्लेयर को स्पॉन्सर करें हैं, तो इसमें मैं पीटीसीएल यूफोन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया है। तो इससे प्लेयर्स की बड़ी हौसला अफजाई होती है। तो इस तरह के जो है ना वो स्पॉन्सर होने चाहिए, ताकि जो गेम्स हैं जैसे पेरिस ओलंपिक्स हो रही है उसमें मैंने जाना है अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह मेरी तैयारी बड़ी अच्छी चल रही है, तो होप भी है कि इंशाल्लाह अगर मैं अपनी बेस्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला हमें इंशाल्लाह ज़रूर इज़्ज़त देगा। तो जैसे पीटीसीएल यूफोन ने मुझे स्पॉन्सर किया है, तो इस तरह के जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं, जैसे क्रिकेट को स्पॉन्सर किया जाता है, इस तरह दूसरी गेम में एथलेटिक्स की बात नहीं करूँगा, क्रिकेट के अलावा हमारी बहुत सारी गेम्स हैं, जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स आ जाती है, और भी बहुत सारी गेम्स हैं, उनको भी इस तरह स्पॉन्सर करना चाहिए, ताकि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो ये स्पॉन्सर करेंगे तो ये प्लेयर्स के लिए हौसला अफजाई होती है, तो उसको फिर और भी शौक़ होता है कि यार मुझे फ़लानी कंपनी ने जो है ना वो स्पॉन्सर किया है, तो मैं और भी मेहनत करूँ। एथलीट्स के पास बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है, जो उनको फिटनेस के लिए चाहिए, प्रिपरेशन के लिए चाहिए, वो ही पूरी नहीं होती। ख़ास तौर पे अब आपका ताल्लुक़ मियां चन्नू से है, जब आपने वहाँ पे शुरू किया होगा, आपकी वहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटी किस तरह की थी? क्योंकि ज़ाहिर है जो लाहौर में मिल रही हैं एक अच्छे मयार की तो नहीं होंगी उस टाइम पे। जी बिल्कुल, मियां चन्नू में अपना वहाँ पर मैं ट्रेनिंग करता था, वहाँ पर तो फैसिलिटीज़ बिल्कुल ही नहीं थी। जहाँ तक कि अभी तक अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जो है वर्ल्ड में जो यूज़ होते हैं जेवलिन, वही पाकिस्तान में नहीं है। वो जो एथलीट जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इन छोटे शहरों से आ रहे हैं, वो कैसे ट्रेनिंग करेंगे, कैसे वो अपने आप को उस लेवल का बनाएंगे? क्योंकि दुनिया में जब आप भी कम्पीट करते हैं, आप देखते हैं इंटरनेशनल एथलीट्स हैं, वो उस स्टेज तक पहुँचे हैं, लेकिन उनको जो सपोर्ट ग्रास रूट लेवल से मिला हुआ है, सपोर्ट मिला है, उनको रिसोर्सेज मिले हैं, उनको ट्रेनिंग इक्विपमेंट मिली है, उनको वो सब चीज़ें मिली हैं, और और आपने इन सब के बगैर वो मुकाम हासिल किया है। और उस टाइम पे भी जब आपने गोल्ड मेडल लिया, सारे मीडिया पे और सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे यही बात हो रही थी कि इन्होंने ये किया कैसे। ये देखें कि जब मैंने गेम स्टार्ट की तो उस वक़्त बिल्कुल ऐसे था, तो मैंने स्टार्ट किया उस वक्त मैंने बांस का जो है ना वो जेवलिन मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था, अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। आपने खुद बनाया? मैंने खुद बांस लिया, वो लेके उसको थोड़ा सा वो गया उसके पास जो मिस्त्री हैं, लकड़ी का काम करते हैं, उसके पास गया, उन्होंने थोड़ा सा वो उसको सीधा पदरा किया। इसका वेट कितना होता है? इसका वेट होता है 800 ग्राम। अच्छा, 800 ग्राम स्टैंडर्ड है दुनिया में, मतलब हर हाँ दुनिया में यही होता है वेट, इसका ना कम होता है ना ज़्यादा होता है। तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा सीधा बदरा करके दिया, तो उसके बाद फिर मैंने वो जेवलिन की तरफ देख के मैंने
पे ऊपर जो है ना वो ग्रिप की उसकी, तो इसी तरीके से वो मैंने बनाया, उसी से फिर मैं प्रैक्टिस करता था। तो यहाँ तक कि वहाँ पे ग्राउंड भी नहीं थे, और हमारे गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पे एक ग्राउंड था, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था। तो इसी तरह उस वक्त मुझे आप समझ लें कि ऐसे है कि वार्म अप भी मुझे नहीं करना आता था, बस आया हूँ ग्राउंड में 1-2 चक्कर लगाए हैं, थोड़े से हाथ पाँव मारे हैं, तो जैवलिन पकड़ के मैं फेंक देता था, क्योंकि कोच नहीं था उस वक्त, और चीज़ें भी नहीं थी कि अगर कोच होता, चीज़ें होती तो मैं उस वक्त सीखता। तो ये चीज़ें मुझे मिली हैं जब मेरे जो बेसिक उस्ताद हैं रशीद अहमद साकी साहब, उन्होंने थोड़ी बहुत ही बताई, क्योंकि वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो मुझे हर चीज़ जो है ना वो बताते और उस पर वर्क करवाते, क्योंकि चीज़ें होती तो वो वर्क करवाते। तो मेरे ख्याल में अभी तक भी जो है ना वो हमें प्रॉपर चीज़ें नहीं मिली, जैसे कि आप पाकिस्तान में लगा लेंगे एथलेटिक्स का ग्राउंड ही नहीं है, या और इसके साथ साथ आपको जैसे कि वेट लिफ्टर जो जिम करते हैं, हमारा भी वो ट्रेनिंग का एक हिस्सा है, हमने भी वो करनी होती है। इसमें फिर आप मेडिसिन बॉल करना, फिर आपने स्पीड वर्क करना है, आपने फिर हडल जंप करने हैं, खाड़े में जंप करने हैं, पूरी एक तैयारी लगती है, पूरा तैयारी एक लगती है। उसका एक तरीकाकार होता है जो आपने फॉलो करना होता है, और वही बात है कि आपने भी वो तब करना शुरू किया जब आपको पता लगा कि ये सब रिक्वायरमेंट है, वरना तो एक यंग जैसे लेवल जैसे पे बताना चीज़ें ही। मुझे मिलती गई उसी हिसाब से मैं उस पर वर्क करता गया, कोच मुझे वर्क करवाते गए, तो उसी के साथ साथ करते गया। तो अभी भी चीज़ें बहुत सारी हैं जो प्रॉपर जो है वो जैसे कि अभी वर्ल्ड लेवल पे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो चीज़ें अभी तक भी जो है ना वो नहीं मिल रही, स्मूथ नहीं हुआ प्रोसेस। हाँ। लेकिन अब एक पाथ पे आप एटलीस्ट चल गए हैं, अब तवज्जो आपकी तरफ है और स्पोर्ट की तरफ है, एथलेटिक्स की तरफ है। हमने अभी वही बात की, कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप और कॉर्पोरेट सपोर्ट होना कितना इंपॉर्टेंट है ऐसे एथलीट्स के लिए जिनको बेसिक लेवल की अवेयरनेस नहीं है, जिनको नहीं आइडिया कि क्या गियर चाहिए, क्या इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेनिंग कैसे करनी, डाइट जो कि एक बहुत बड़ा पार्ट है आप एक एथलीट के लाइफस्टाइल का, उसके बारे में भी एथलीट्स को यंग एज में नहीं पता होता क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। इस पे भी दुनिया में आपने जितना अब एक्सपीरियंस अब आपका है, आपने कैसे अपनी डाइट को मेंटेन किया हुआ है अभी तक, क्या खाते हैं एक एवरेज दिन में, मुझे बताएं आप क्या खाते बिल्कुल हैं? अगर देखा जाए तो मेरी टोटली जो डाइट है, क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से हूँ, तो मेरी टोटली डाइट देसी है। देसी मुर्गी है वो मैं खाता हूँ, क्योंकि वो देसी है। देसी अंडा हो गया, देसी घी हो गया, इस तरह की जितनी भी चीज़ें देसी हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डाइट में जो है शामिल करता हूँ। तो बिल्कुल प्योर आपकी डाइट है, उसमें कोई मिलावट और कोई इस तरह की नहीं, चीज़ कोई नहीं ऐसी होती। कोई मिलावट नहीं है। तो आपका नाश्ता क्या होता है? नाश्ता सुबह यही है, आप समझ लें कि सुबह अपना मैंने रोटी खानी है, साथ सालन है, अच्छा, और साथ अगर लस्सी हो जाए तो बेस्ट हो जाएगा। बेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग हो जाती है लस्सी पीने के बाद? नहीं, हमने ये देखें कि जैसे अभी हमने करनी है 9:30 बजे ट्रेनिंग करनी है, तो हमने अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठ के हमने जो है ना वो नाश्ता करना है, जैसे कि 7:30 से पहले पहले हमने नाश्ता कर लेना है। तो उसी तरीके से करना ना कि हमारी 9:30 बजे ट्रेनिंग है, तो थोड़ी सी भूख रख के हमने नाश्ता कर लेना है कि ट्रेनिंग के बाद फिर पेट भर के खा लेंगे, क्योंकि सुबह का भी हमने नाश्ता कम करना होता है, और वही जो है ट्रेनिंग के बाद फिर 12 साढ़े 12 बजे ट्रेनिंग ख़त्म होती है, तो 1:30-2 बजे हमने खाना खाना है, उसके बाद हमने रेस्ट करनी है। शाम को खाने लंच में आपका क्या लंच में यही सेम, preference है? क्या जैसे सेम कि चीज़ खाते हैं? सेम का मतलब है कि अगर सुबह मैंने सब्जी खाई है तो दोपहर को मैं मटन खा लूँगा, बीफ खा लूँगा, ठीक है। उसके साथ रोटी होगी, साथ सैलड होगा। तो घर में कौन बनाता है खाना आपके लिए, क्योंकि आपका नमक मिर्च भी थोड़ा कम रहता कम होगा, कम करता तेल और ये सब चीज़ें? क्योंकि वो तो उनको पता चल ही जाता है कि जैसे अगर मैंने 2 दिन के लिए घर जाना है, तो उनको पता है कि आम ट्रेनिंग में इन्होंने देसी चीज़ें खानी है, तो उन्होंने मटन या बीफ है या फिर आपने सब्जी कोई बना ली, और उसके साथ साथ सुबह को नाश्ते में अगर घर हूँ तो मैंने लस्सी लाजमी पीनी होती है। अपनी डाइट के बारे में बता रहे थे, तो एक और मेरा सवाल ये है, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे इतने मज़े मज़े के खाने मिलते हैं, बाहर निकलो स्ट्रीट फूड इतने मज़े का, कोई ऐसी चीज़ है जो आपने गिव अप कर दी हो अब, क्योंकि अब आप इतने प्रोफेशनल लेवल पे आ गए हैं, पहले आप बहुत शौकीन होते हैं और अब आप कहते हैं यार अब ये नहीं मैं खा सकता? मेरी स्वीट डिश है वो दूध की जो खीर है वो मुझे बड़ी पसंद है। अच्छा, उसको मैं बड़ा ज़्यादा मिस करता हूँ। अब तो खैर अब नहीं आप लेते, या कभी कभी आप ले नहीं, लेते अभी कभी कभी लेता हूँ, क्योंकि गेम में जब से आया हूँ तब से मैंने डाइट का काफ़ी कंट्रोल किया है, क्योंकि आपने अगर ज़्यादा भी खा लिया है तो फिर आपसे ट्रेनिंग नहीं होगी। बिल्कुल। और जब आप टूर पे होते हैं, बाहर होते हैं, तब क्या खाते हैं? वहाँ पे जाके बड़ी बड़ी मुश्किल होती है मुझे, है ना? बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो वहाँ पे फिर मैं कोशिश करता हूँ कि जो मुझे चीज़ पसंद है
वो मैं खा के अपना पेट भर लूँ। तो अगर आप जैसे फ्रूट लगा लें आप, फ्रूट आपको वहाँ से मिल जाता है, तो फ्रूट से मैं ज़्यादा जो है ना वो गुजारा कर लेता हूँ। कोच साहब ने कहा कि यार अभी ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो ना आपके अपने साथ जो ना मैनेज करो, आपको खानी पड़ेंगी, ऐसे तो आप भूखे मर जाओगे। तो बात कर फिर कभी एक बार कोई वो भी मटन या बीफ का कोई बर्गर है वो मैं खा लेता हूँ ठीक है, कभी कभी तो कभी कभार, जब चल मजबूरी जाता है। मजबूरी में। मजबूरी में चलें। आप तो क्योंकि आप पेरिस जा रहे हैं तो होपफुली वहाँ पे आपको अच्छा खाना थोड़ा बहुत ना मिला तो वहाँ पे ना वो बड़ी अच्छी बनती है, उनकी ब्रेड्स बड़ी अच्छी होती हैं। थोड़ा बात तो मोटापा हो फिर जाए ब्रेड पे आ गई है। थोड़ा करना पड़ेगा, लेकिन नहीं, खुराक जो है, डाइट जो है नहीं, वो आप देखें बड़ी कि ज़रूरी आपकी होती है। इतनी टफ ट्रेनिंग होती है तो उसके साथ आपको अगर डाइट नहीं मिलेगी तो आपको वीकनेस की जो है ना वो कमी महसूस होगी। तो ट्रेनिंग के साथ साथ आपको डाइट अच्छी लेनी चाहिए। अच्छा, कोई आपके साथ जो बाकी एथलीट्स compete करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नीरज चोपड़ा हो गए, पीटरसन हो गए जिनकी आप अभी बात बता रहे थे हमें, और भी इंटरनेशनल लेवल पे जो जैवलिन थ्रोअर्स हैं या कोई भी एथलेटिक्स के जो एथलीट्स हैं, उनकी डाइट्स कभी आपने देखी हैं कि वो क्या कंज्यूम कर रहे होते हैं, क्या खा रहे होते हैं? दरअसल एक हमारा विलेज होता है, जैसे अभी हम जा रहे हैं तो ओलंपिक्स विलेज होगा, उसमें सारे एथलीट्स हैं, हर गेम्स का जो है ना वो वहाँ पे एथलीट्स आया होता है, तो उन्होंने वहाँ पे ही रहना होता है। हाँ, वो अपने तौर पे बाहर से कोई अच्छी डाइट जैसे को जो भी वो खाते हैं वो मंगवा लें तो उनकी है, तो लेकिन विलेज के अंदर जो भी पका हुआ है वो आपने वही खाना है, तो सारे एथलीट्स वही खाते हैं। अगर किसी ने बाहर से मंगवाना है तो बाहर से वो मंगवा सकते हैं। अच्छा, दोस्ती आपकी किसके साथ है, किस एथलीट के साथ? हम सब देखते हैं आपके क्लिप्स आते हैं नीरज चोपड़ा के साथ, बड़ा अच्छा एक ब्रदरली बॉन्ड आप दोनों शेयर करते हैं, वो भी अक्सर अपने इंटरव्यूज़ में आपकी बात करते हैं। नीरज के साथ कैसे दोस्ती आपकी हुई? मेरा पहला कंपटीशन हुआ था 2016 में, इंडिया गुवाहाटी में ही हुआ था, तो तब भी वो अपना साउथ एशियन गेम में गोल्ड हुआ था, तो तब मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो तब से हमारी बस आप समझ लें कि वहाँ पे दुआसलामी हुई थी हमारी। उसके बाद फिर हमने हर कंपटीशन में एक दूसरा का सामना करना, तो वहाँ से फिर बातचीत हुई तो दोस्ती होगी हमारी। आप समझ लें 2016 से स्टार्ट हो गई थी जब बातचीत हुई है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट पाकिस्तानी था जिसने जाके वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता और मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। मैंने ये 6 माह के अंदर अंदर ही ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो वहाँ पे फिर हाईलाइट हुआ कि यार ये लड़का कहाँ से आ गया, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में जो रिकॉर्ड था वो 78.25 था मीटर, तो मैंने 78.33 मैंने मीटर थ्रो करके रिकॉर्ड पाकिस्तान का ब्रेक किया था। मेरे से पहले जो है वो मेरे ख्याल में कोई 71 पे जो ना वो पाकिस्तान का चैंपियन हो जाता था। तो उस वक्त 70 मीटर कहते थे कि बहुत बड़ी थ्रो है। अच्छा। तो जो 70 को क्रॉस करता था तो उसको कहते थे कि इसको इंटरनेशनल जो है ना वो कंपटीशन में भेजा जाए। तो जब मैंने 78.33 थ्रो की तो वहाँ पे फिर हाईलाइट हुआ, तो वहाँ से फिर हर लोग कहने लगे कि यार ये लड़का कहाँ से आ गया, क्योंकि साउथ एशियन गेम में साउथ में हम दोनों ही थे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम दोनों ही परफॉर्म कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में। ज़बरदस्त। और वो होता है ना, वो एक जब हमने वो आपके इमेजेस देखे जब आपने पाकिस्तान का झंडा पकड़ावे, उन्होंने इंडिया का झंडा, वो तस्वीरें देखी, वो भी आपको रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलती हैं, और वो आपके लिए भी अक्सर अच्छे पॉजिटिव मैसेज देते हैं अपने इंटरव्यूज़ में। तो आप अभी कोई मैसेज उनको देना चाहेंगे नीरज चोपड़ा को इस इंटरव्यू में? आज बिल्कुल, अगर देखा जाए तो नीरज चोपड़ा को मैसेज मेरा यही है कि जैसे कि हमने पहले दफ़ा 2016 में इंटरनेशनल कंपटीशन खेला, तब से लेकर अभी तक माशाल्लाह बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही है, और मैं कोशिश करूँगा मेरा हमसे ये भी पैगाम है कि हम कोशिश करें कि हमारी दोस्ती जो है ना ये आगे तक भी चले, और अच्छे लफ्ज़ों से हमें जो है ना वो लोग याद करें जैसे आज भी कर रहे हैं। और हमारी ये दुआ यही रहती है कि हम इसी तरह पूरे वर्ल्ड में जो ना वो परफॉर्म करते रहें, और नीरज चोपड़ा भाई भी इसी तरह ट्रेनिंग करें। जो मेहनत करता है वही आगे आता है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो पाकिस्तानी है, चाहे वो इंडियन है, जो भी है, जो मेहनत करेगा अल्लाह ताला उसको फल ज़रूर देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उसका हम फल दे रहा है, तो इंशाल्लाह देता रहेगा। ज़बरदस्त। तो उनको क्या कहेंगे जो इस वक्त सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, कैसे वो अरशद नदीम बन सकते हैं? आज बिल्कुल, जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने बहुत सारी मुश्किलातें देखी हैं और उनका सामना भी किया है। तो अभी अल्लाह ताला ने मुझे एक इज़्ज़त दी है और मैंने पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहा हूँ।
तो मेरा पैगाम यही है कि मैं एक छोटे से गांव से निकल के पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म कर रहा हूँ। तो इसमें आप देख लें कि मेहनत है, आप मेहनत करो, चाहे वो कोई भी काम है, चाहे वो स्पोर्ट्स है, एजुकेशन है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उसमें आप मेहनत है। मेहनत कहते हैं कि बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन एक मेहनत होती है वो लगन के साथ होती है। तो आप लगन के साथ मेहनत करें तो उस मेहनत का फल जो है ना वो अल्लाह ताला ज़रूर देता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह दिया है। मैंने सब्र भी किया है, मैंने मेहनत भी की है, तो आज उसका रिज़ल्ट जो है वो आप सबके सामने है कि आप किसी भी फील्ड में आएँ, आप दिल लगा के मेहनत करें तो आप बड़ी से बड़ी अचीवमेंट जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। तो अभी तो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है और मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि अपनी गेम के साथ साथ जो है ना वो हमारे जितने भी यूथ हैं, नौजवान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो आए भी हैं, मैं कोशिश करूँगा कि अपनी गेम, अभी तो पेरिस ओलंपिक्स आ रही है, उसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँ कि कोई ऐसी एकेडमी हो जहाँ पे मैं उनको ट्रेनिंग भी करवाऊँ और ख़ुद भी अपनी ट्रेनिंग करूँ इंशाल्लाह। और अभी कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान में एक अगर प्रॉपर जैसे क्रिकेट के हर सिटी में ग्राउंड्स हैं, इस तरह के, चलो मैं ये नहीं कहूँगा कि हर सिटी में होना चाहिए, लेकिन जैसे बिग सिटी में जैसे कि लाहौर में एक ग्राउंड प्रॉपर बन जाए एथलेटिक्स का, तो वहाँ पे हम भी ट्रेनिंग कर सकें, वो भी ट्रेनिंग कर सकें। अभी जो है वो वर्ल्ड लेवल के जेवलिन तो हमें नहीं आज तक मुझे नहीं मिले थे, लेकिन अभी मैं साउथ अफ्रीका गया हूँ तो वहाँ से मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो वर्ल्ड लेवल के जेवलिन लेके आया हूँ। और ज़बरदस्त, ये तो आपने आगे जो आपकी एकेडमी में भी इंशाल्लाह आएंगे तो वो डायरेक्टली उनको वर्ल्ड लेवल के जेवलिन मिलेंगे तो मेरे ख्याल में वो अच्छे से अच्छा जो है ना वो परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ें अभी जाके मिली हैं। तो मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह जो जिन चीज़ों से मैं गुजर के आया हूँ वो आने वाली हमारी जो यूथ है, नौजवान है, उनको ये चीज़ें जो ना वो उनका सामना ना करना पड़े। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उनको अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ दूँ इंशाल्लाह। तो बस वो और हमारी ये दुआ है कि आप इस मिशन में भी कामयाब हों और साथ ही साथ आप जिस मिशन के लिए अभी जा रहे हैं पेरिस, आपने भी एक अच्छा मैसेज दिया और उसमें से एक लफ्ज़ जो है ना वो मुझे बहुत पसंद भी आया और उसके ऊपर मैं और भी बात करना चाहती हूँ। सब्र के ऊपर आपने कहा। सब्र मैंने इसलिए बोला है कि मैंने 2012 से मैंने स्कूल लेवल से स्टार्ट की और मैंने प्रोफेशनल स्टार्ट की गेम्स 2015 से। तो मैंने मेहनत की है और सब्र किया है कि अल्लाह ताला एक न एक दिन जो है ना वो फल मुझे ज़रूर देगा। तो अभी देख लें कि अल्लाह ताला मेरी अचीवमेंट आप सबके सामने, अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी है। और कोई शॉर्टकट नहीं लिया ना आपने, अपना पूरा टाइम आपने पूरा किया है, हर बात बिल्कुल ऐसे ही है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझे सब्र जो मेरा है वो आज अल्लाह ताला ने मुझे एक नाम दिया है। हर चीज़ ही आप दे लेंगे अल्लाह ताला ने मुझे दी है, तो शुक्र अल्लाह ताला का, ये सब्र भी था और मेरी मेहनत भी थी। अब क्योंकि हम आपके आगे आने वाला जो आपका पेरिस ओलंपिक्स का ख्वाब है, जो कि हम सब का ख्वाब है, आपके साथ हम देख रहे हैं और आपके साथ खड़े हुए हैं, उसके लिए भी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। बट उसके बाद आगे आपने अपनी एकेडमी का ख्वाब भी हमारे साथ शेयर किया है, तो उसके लिए भी बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे शेयर भी किया है और अल्लाह मियां आपको इसमें कामयाब भी करें। और मज़ीद आपका लॉन्ग टर्म का क्या प्लान है? अगर आप इस स्पोर्ट की बात करें पाकिस्तान में, इसको आप कैसे, किस तरीके से मज़ीद, अगर हम कॉरपोरेट सपोर्ट की बात करें, क्योंकि ये भी बड़ा ज़रूरी है, एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, साथ मिल के लोग अगर हाथ जो है उसमें शामिल होंगे। और कॉरपोरेट की अगर हम बात करें, आपकी जर्नी में भी कॉरपोरेट का बहुत बड़ा रोल अब रहा है, आपको सपोर्ट मिल रहा है। PTCL एंड यूफोन आर ब्रिंगिंग टुगेदर दिस ड्रीम ऑफ अरशद नदीम एंड ट्राइंग टू मेक इट पॉसिबल फॉर हिम। आगे सब कुछ आपके हाथ में, अल्लाह मियाँ के हाथ में, उनको कामयाब करे। बट दिस सपोर्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपका लॉन्ग टर्म में अरशद क्या इरादा है इस एथलेटिक्स को लेके? देखेंगे इसमें अगर ज़्यादा जो चीज़ें ज़्यादा जो मैटर करता है वो कोच है। अगर आपके साथ कोच खड़ा है, जैसे आप दिल लगा के मेहनत कर रहे हो, इसमें अगर देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरी जितनी भी बड़ी अचीवमेंट है वो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद है। तो मेरे ख्याल में अगर इन चीज़ों का मैं क्रेडिट दूं तो वो मेरे जो कोच हैं वो सलमान इकबाल भट्ट साहब हैं।
उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात मुझे मेहनत करवाई, वो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। अल्लाह पाक उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मेरे ख्याल में अपने बच्चों से बढ़कर उन्होंने मेरी परवरिश की है। मैं उनसे मिली कि उनकी पर्सनालिटी भी माशाल्लाह बड़े पैशनेट पर्सनालिटी के वो नहीं मालिक हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। और जब मैं लेकिन पहले कभी कोई डांट वांट पड़ी हो और कोई नहीं, नाराजगी हो गई डांट तो हो? पड़ती रहती है। जो आपके टीचर होते हैं उनसे आपको डांट तो पड़ती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि किस बात पे सबसे ज़्यादा आपको डिसिप्लिन करते हैं वो मुझे हर लिहाज से करते हैं। अब समझ लें कि जैसे कि अभी उन्होंने टाइम दिया कि 9 बजे आपने पहुंचना है, हाँ। तो मैंने 5-10 मिनट पहले पहुंच जाना है कि जबरदस्त। यार ये ट्रेनिंग का टाइम है, आपने लेट नहीं होना। लेट नहीं होना। शुरू में थोड़ा सा हुआ था कि वो कहते हैं कि चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है कि ये कोच साहब जो है ना वो किस तरीके से हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कोई भी गलती का मौका ना दूँ, और जब इंसान है गलती हो भी जाती है तो वो मुझे इग्नोर कर देते हैं। साथ छोटा भाई है मेरा वो ट्रेनिंग करता है, उसको डांट देते हैं, तो मैं समझ जाता हूँ मुझे बोल रहे हैं। बड़ा ज़रूरी है ना एक अंडरस्टैंडिंग आपके कोच, क्योंकि आपने कितना वक्त उनके साथ गुजारना है, आपने उनके साथ ट्रैवल करना है, ट्रेन करना है, और फिर आपने उनको जवाब देना है जब आप फील्ड पे भी होंगे, वहाँ पे भी आपने क्योंकि मेहनत उनकी भी बहुत है आपके पीछे। और अगर देखा जाए तो कोच की ज़्यादा मेहनत होती है, क्योंकि वो ऊपर खड़े हुए ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हमने तो एक करनी होती है ट्रेनिंग। एथलीट की भी बड़ी मेहनत होती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको हैंडल करना पड़ता है उनको, जैसे कि मीडिया है, जैसे कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, तो उनको हैंडल भी करना पड़ता है, साथ साथ हमें ट्रेनिंग भी करवानी पड़ती है। तो मैं तो तब पूछ रही हूँ आप ट्रेनिंग भूल जाएं, आप अभी सोचें संडे है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, फ्री डे है, कोई म्यूज़िक के अलावा मुझे मूवीज़ देखने का शौक। टीवी पे क्या देखते हैं, ड्रामे वगैरह, कोई शो लगाओ, कोई टॉक शो, क्या शौक है आपको? ये जो फ़नी होती है वो मैं ज़्यादा देखता हूँ। कॉमेडी शोज? फ़नी शो जितने भी है ना टीवी पे लगे होते हैं, हाँ। वो भी मुझे देखने का शौक है। तो आपको लगता है आप खुद फनी है? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आपका फेस देखे ना तो ऐसा लगता है कि आप ना अकड़ू हैं। तो जब मेरे से बात करते हैं ना वो कहते नहीं आपका जो फेस है ना वो अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ भाई, अंदर से बदमाश हूँ मैं। पहचान जाते हैं। तो जब बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं आप माशाल्लाह जो है ना वो फ़नी है। मेरे पास बच्चा भी है तो मैंने उसको भी इज्जत दी है। ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, अल्हम्दुलिल्लाह। एंड आपकी पर्सनालिटी, आपसे भी जब भी मुलाकात हुई है तो हमेशा एक फ्रेंडली और अप्रोचेबल, और कोई भी वो जो भी आपने बात बिल्कुल की आप ना, ऐसे कह लें कि जिसको भी मैं मिलता हूँ वो तो कहते हैं कि यार उसके साथ मैं 10 मिनट बैठ जाऊँ ना तो कहेंगे यार हम ऐसे लग रहे हैं कि जैसे हम बचपन से हम एक दूसरे के दोस्त हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको अल्लाह ताला ने एक फेम दिया है तो उसके ज़रिए ही आपको दुनिया जान रही है, नहीं। सबसे पहले आप में इंसानियत होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीज़ें। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो फिर आप गेम करते हो 10 साल करोगे, 15 साल करोगे, उसके बाद कहोगे कि लोग कहेंगे कि यार स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा था लेकिन इंसान अच्छा नहीं था। तो मेरे ख्याल में वो उनका जो फेम लेना वो मेरे ख्याल में सारा ज़ाया हो जाएगा। स्पोर्ट्समैन बहुत अच्छा था, फनी भी था। हाँ फ़नी भी था है ना, कि यार ज़रूरी है। स्पोर्ट्समैन था, फ़नी बहुत ज़्यादा था, झुकते उगते आती थी थोड़ी बहुत। कि अपने अंदर वो चीज़ें नहीं रखता था और हर बंदे को बड़े अच्छे तरीके से मिलता था, और कभी कभी छोटी मोटी जो जोक है वो मार लेता था। अच्छा अरशद, अभी आपने बात की अपनी सपोर्ट की कि ज़ाहिर है आपका कितना वक्त घर से दूर गुजरता है, और उस तरह में आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए होता है जो अंडरस्टैंड करे, जो समझे और आपको सपोर्ट भी करे। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का कि जो मेरी वाइफ है वो हाउस वाइफ है, और घर में जब भी जाता हूँ किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, हर चीज़ जो है वो मिलती है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि घर में जाते हैं हर चीज़ जो है ना वो तैयार होती है, और 2-3 दिन के लिए मैंने जाना होता है तो मैंने फैमिली को टाइम देना है। इसी तरह माशाल्लाह अच्छा गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्लाह ताला का। और वाइफ माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं और मेरे से हर बात शेयर करती हैं, जो भी हो तकलीफ़ की हो जाए वो खुशी की हो वो मेरे से शेयर करनी होती है। दोस्ती होना ज़रूरी है ना दोनों की आपस में। बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल में वो अपने वालिदैन से भी इतनी बातें नहीं शेयर करती जितनी मेरे से करती है। स्वीट। अल्लाह ताला के इस तरह की वाइफ हर इंसान को दे। ब्यूटीफुल। अच्छा अरशद, आपने अपने जर्नी के बारे में जब हमें बताया, बहुत इंटरेस्टिंग
आपकी जर्नी, क्योंकि ऐसे शहर से आपका ताल्लुक़ है जहाँ पे आप भी कह रहे थे कि उस तरह की ना फैसिलिटीज़ हैं जैवलिन की, ना वो अवेयरनेस है, मियाँ चन्नू से आपका ताल्लुक़ है, और वहाँ पे भी अभी तक आप बार बार ये बात कर रहे हैं कि मैं 2 दिन के लिए घर जाता हूँ, बाकी सारा टाइम मेरा यहाँ गुजरता है। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि आप वहाँ से मूव हो जाएं, किसी बड़े शहर में आके रहें, या आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं अपने गांव से, अपनी जगह से? मैं मियाँ चन्नू सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सेटल हो गया हूँ, शुक्र है अल्लाह ताला का। और मैं मिस अपना जो है ना वो गांव को ही करता हूँ। बाकी जो 2-3 दिन के लिए मैं जाता हूँ वो मेरा टाइम गांव में ही गुजरता है। गांव वाले तो बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश हैं कि यार ये इसने गांव छोड़ा है लेकिन टाइम जो है ना ये इधर ही आके पास करता है, क्योंकि अम्मी और अब्बू जो हैं वो गांव में ही रहते हैं, बड़े भाई जो हैं वो भी गांव में रहते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं गाँव में जाके अपना जो है ना वक्त गुजारूँ। चले अरशद, आपने अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया उसके लिए। बिफोर वी रैप अप, क्या मैसेज देंगे आप पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि अब आप ओलंपिक्स के मिशन पे जा रहे हैं, तो अगर आप उनको कैमरा में देख के एक मैसेज दे सकें, क्योंकि एक बहुत बड़ा ख्वाब है जो हम सब आपके साथ देख रहे हैं, तो बिफोर यू डिपार्ट ऑन योर नेक्स्ट मिशन क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा पूरे पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम है कि 4 साल से आप भी इंतज़ार कर रहे थे और मैं भी कर रहा था, और इंतज़ार के साथ साथ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत की है। मेरे जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत करवाई है, तो अभी हमारी जो तैयारी है वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। तो अल्लाह का शुक्र है अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पे फ़िट हूँ। तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि हमने जो 4 साल का इंतज़ार किया है वो वक़्त आ गया है। बस अभी जो मैंने मेहनत की है उसका अल्लाह ताला हमें फल दे और वहाँ पे मैं अच्छा परफॉर्म करूँ। वो कहते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है उनके पीछे जो दुआएं होती हैं उसी से अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह खुश नसीब इंसान समझता हूँ कि मेहनत तो हर बंदा ही करता है, लेकिन जिनके पीछे दुआएं करने वाले होते हैं अल्लाह ताला उसको कामयाब करता है। तो मैं पूरे पाकिस्तान का कौम का शुक्रिया अदा करूँगा जो आप सब मेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। 6 अगस्त को मेरा क्वालिफाई राउंड है और 8 अगस्त को मेरा फ़ाइनल है, तो मेरे लिए मज़ीद दुआ करें ताकि मैं वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीतूँ। थैंक यू सो मच।